जी की बात करूं तो इसके पूरे मतलब ओवरऑल अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें, क्योंकि DEET+ में आपको पढ़ के तो सब कुछ ही जाना है ना, सब कुछ मतलब जो भी जरूरी है, सब कुछ का तो कोई अंत अगेन नहीं होगा, ठीक। तो वो जरूरी यूनिट्स हैं कुछ आपकी 8 यूनिट्स हैं, बट 8th यूनिट को हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिसेंट 2022 वाला पेपर भी देखें तो एक आध क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, जो 8वीं यूनिट है ये दार्शनिक दृष्टिकोण फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की, तो इसको अगर मैं साइड करूं और शुरुआत की 7 यूनिट्स देखें तो ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और समझते हैं कि ये एक एक यूनिट को फिर समझेंगे किसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, क्या कहानी है। जैसे एक क्वेश्चन है, अब पर्सनैलिटी से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं आजकल, अगर आप देखें तो पर्सनैलिटी, हालांकि हम प्रॉपर पढ़ते हैं, आपका सारी थियरीज में डिस्कस करके चलती हूँ पर्सनैलिटी में, यानी व्यक्तित्व जो टॉपिक है। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है DEET+ में, अभी हम आएंगे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। व्यक्तित्व का मतलब क्या है, यानी ये बाइलिंगुअल ही रखेंगे जो आपका सिलेबस होगा, और वैसे आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऑलरेडी पता है, डेमो जैसा सच मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे भी हजारों वीडियोस हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर भी कोशिश यही रहेगी कि बाइलिंगुअल चले, है ना। तो अगर हम बात करें व्यक्तित्व का मतलब क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का क्या मतलब है। हम जनरली जब भी पर्सनैलिटी चैप्टर करते हैं हम समझते हैं भाई ये पर्सोना से आया है। पर्सोना क्या होता है, मुखौटा, है ना। तो बेसिकली एक व्यक्ति के, और पर्सनैलिटी में मैं हमेशा ये भी कह के चलती हूँ, ये सिर्फ हाइट के बारे में नहीं है। हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है, तो उसका मतलब कई लोग कहेंगे अच्छा उसकी हाइट अच्छी है इसलिए पर्सनैलिटी बढ़िया, नहीं, ये ओवरऑल आपके सारे पहलुओं से, एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलुओं से, कि भाई वो बात कैसे करता है, वो सोचता कैसे है, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के ही हैं पेपर में, और हमें लगता है पता नहीं है कहां से आ गए। तो एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, सिर्फ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्यों, सभी पहलू लिख दिया तो वो ऑप्शन हमारे लिए बेटर है ना। हम सिर्फ अलग अलग जाएं उससे बेटर है कि हमें जो ऑप्शन सबसे बेहतर हो उसको चूज करें। बेहतर चारों ऑप्शन हो सकते हैं पेडागोजी में, ठीक। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मान लीजिए हम उठाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, यानी इफेक्टिव टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग पूछ लिया, जो बात मैं आपको, और मेरे साथ ये बहुत बार होता है, या कोई भी अगर अच्छा टीचर है तो उनके साथ मुझे लगता है ये होता है, मेरी शैली में तो ये चीज है कि जो चीजें मैं नॉर्मली डिस्कस कर रही होती हूँ टॉपिक के साथ, वो इनडायरेक्टली आपके पेपर में फिर आपको देखने को मिलती हैं। कई लोगों को लगता है ये बात चल रही है, बातचीत कर रही हूं, ऐसे टाइम पास कर रही हूं, बट वो क्वेश्चन फिर देखने को मिलता है आपको। अभी हम पेडागोजी की, अब ये पेडागोजी क्या है, ये कोई चैप्टर थोड़ी अलग से बनाने को बना दो कोई, तो अभी हम कॉमन सेंस के वे में बात कर रहे थे, भाई पेडागोजी क्या है, पढ़ाएंगे कैसे, वो मेथड्स, स्किल्स, है ना, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाते कैसे हैं, टेक्निक्स क्या हैं, वो सब पेडागोजी में आता है। सिंपल क्वेश्चन वही पूछ ले, कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, तो भाई शिक्षण का विज्ञान, शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं, पेडागोजी जिसको हम कह रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली थोड़ी होगी, अडल्ट एजुकेशन थोड़ी होगी। साइकोलॉजी इज अबाउट हमारे मन के बारे में, है ना, व्यवहार के बारे में, उस पर भी हम आएंगे। सोशलॉजी अपने आप में समाज के बारे में होती है, लेकिन शिक्षण के बारे में क्या है, शिक्षण शास्त्र कहलाएगा, ये पेडागोजी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, बट कोशिश करिएगा टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि अभी जब मैं ये पेपर देख रही थी तो उसमें साफ साफ पता लग रहा था मुझे कि कई जगह ऐसा ट्रांसलेशन है कि वो हिंदी में तो कुछ और ही मतलब आ गया उसका, और अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं देखेंगे पेपर में तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये लोग ट्रांसलेट करते हैं वो भी वैसा कर देते हैं, मतलब बहुत ही टेक्निकल सा ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इनका ट्रांसलेशन की वजह से इसमें गलती की संभावना बहुत है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो एक बार इसको पढ़ते हैं कि है क्या ये क्वेश्चन, फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, देखते हैं एक बार। 1 मिनट में आपके 2-4 कमेंट ले लूं, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबर से तो क्या ही फर्क पड़ता है। क्वेश्चन पूछा है हमसे, मैं थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, ये DEET+ का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, और पेडागोजी स्पेशल बैच सिर्फ DEET+ के लिए नहीं है, आप देश भर में किसी एग्जाम में बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपने DEET+ के लेवल का पढ़ लिया तो आप वैसे भी कोई भी पेपर पेडागोजी का निकाल देंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखना इसमें आंसर की में गड़बड़ माने या ट्रांसलेशन में गड़बड़ माने, समझते हैं एक बार। अगर हम देखें, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा न कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है, ठीक है। ये तो खैर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है वो जो आपका सिविक्स होता है उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा, या SST में अच्छा नहीं कर पाएगा। यह अवलोकन किसका विरोध करता है, यानी ये कौन से बुद्धि के सिद्धांत का विरोध करता है। तो द्विकारक का नहीं, ये एक कारक मान रहे हैं बुद्धि का।
बुद्धि का एक कारक मान रहे हैं। अब इसके ट्रांसलेशन में भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि किसका विरोध करता है, तो ये विरोध नहीं कर रहा है ना, अच्छा ना कर पाए तो ये सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत, जो सिंगल फैक्टर थियोरी ऑफ या यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, जो एल्फ्रेड बिने ने दी थी। उन्होंने कहा बुद्धि सिर्फ एक कारक है, यानी लॉजिक आप में होना चाहिए, आप एक चीज में अच्छे हैं तो आप सब में अच्छे होंगे, मतलब सिंगल फैक्टर होती है बुद्धि। तो इसके ऑपोजिट बात कह दी इन्होंने, ये बात सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन ओके है, शुरुआत में हमें लग रहा था, है ना। तो बुद्धिमत्ता का, इसलिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके चलना बहुत जरूरी है पेडागोजी में स्पेशली, है ना। तो बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत, यानी सिंगल फैक्टर होती है बुद्धि जो है, मल्टीपल फैक्टर्स नहीं होती। ठीक, खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसकी मैं बात कर रही थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है वो, कि इन्होंने ट्रांसलेशन की वजह से इसमें गड़बड़ की है। देखिएगा एक बार, अगर हम देखें बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत, जरूरी नहीं आपको ये सब समझ में आए अभी, जो लोग पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, हालांकि इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, सीटेट आपने क्रैक किया होगा। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को सीटेट से थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ हो जाता है। सीटेट में अगर डेवलपमेंट एक क्लास में 2 क्लास में खत्म हो रहा है, यहाँ पे 8-8 10-10 क्लास लग जाती हैं, तो थोड़ा सा इन डेप्थ तो रहेगा बैच, ठीक है ना। तो बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? अब बहुआयामी सिद्धांत को आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में इन्होंने मल्टी डायमेंशनल लिखा है ना, मल्टी डायमेंशनल लिखा है। देखना आप इसमें कितने नाम होंगे, या फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक बुद्धि, या 3 डायमेंशनल लिखा है, 3D कह देते हैं इसको, 3 डायमेंशनल लिखा है, या फिर मल्टी फैक्टर लिखा है, यानी मल्टी डायमेंशनल लिखा है या मल्टी फैक्टर। अगर मल्टी फैक्टर है तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल है तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे, क्योंकि मल्टी फैक्टर बहु कारक, हालांकि ये बहुआयामी के हिसाब से आंसर बनता है हार्वर्ड गार्डनर, बट इन्होंने इंग्लिश में जरूर मल्टी फैक्टर लिखा होगा, इसलिए ईएल थॉर्नडाइक को सही उत्तर मान लिया। तो ये जरूरी है कि आप इंग्लिश की तरफ भी थोड़ा सा झांक लें, हार्डकोर हिंदी मीडियम भी मत बनिए आज के समय में, और हार्डकोर इंग्लिश मीडियम भी मत बनिए, है ना। इंग्लिश की तरफ कोशिश कीजिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में दोनों ही देखने पड़ेंगे, स्पेशली इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कि इन्होंने हिंदी में पूछ लिया बहुआयामी, जिसका मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी किसकी बात होगी, वो हार्वर्ड गार्डनर की होगी। आपके सीटेट के सिलेबस में भी मल्टी डायमेंशनल की जब हम बात कर रहे हैं तो हार्वर्ड गार्डनर की बात होती है। हालांकि मल्टी डायमेंशनल 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को भी कह सकते हैं, जो जेपी गिलफर्ड ने दिया है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मल्टी डायमेंशनल गार्डनर को मानते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हुई है ना। अगर हम देखें यहाँ पे ईएल थॉर्नडाइक की, तो ईएल थॉर्नडाइक तो बहुकारक बुद्धि की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने 3 फैक्टर्स की बात की है। वो 3 फैक्टर्स के होते हुए भी बहुत सारे कारक हैं जो बुद्धि को बनाते हैं, ये ईएल थॉर्नडाइक कह रहे हैं, जबकि हिंदी में बहुआयामी कह दिया इन्होंने। तो इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये लोग तो आंसर इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाता है पेपर में, अगर कंफ्यूजन होती है, ट्रांसलेशन में गलती है, तो जो इंग्लिश में दिया हुआ है वही फाइनल है। तो इसलिए कई बार अगर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो उसको समझ लेना है इंग्लिश में भी जाकर के। एक बार सिलेबस की चर्चा और कर लेते हैं, फिर कल से हम यूनिट 1 से कहानी शुरू करेंगे, जो 7 बजे वाली आपकी क्लास होगी करियर विल पे, है ना। देखना एक बार, 1 साल की वैलिडिटी है आपकी सभी बैचेस की। उसका हो सकता है बीपीएससी की 6 महीने हो, वो आप चेक कर लेना, बैच पे लिखा होता है। यार एग्जाम का इनका भरोसा नहीं होता है, कभी भी ले लेते हैं, कभी 2 महीने में ले लेते हैं, कई बार लटका रहता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। पीआरटी के लिए तो अभी इनफ टाइम है आपके पास, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप तैयारी करें, ठीक। अब हम अगर देखें पेडागोजी स्पेशल बैच में या D++ में, पीआरटी के लिए भी, उसमें बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल जाएगा। कुछ 7 यूनिट है जिन पे हम चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान यूनिट 1 पढ़ना ही होता है, टैबुला रासा से लेके किसने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, नॉर्मल मनोविज्ञान क्या है, ये सब हम यहाँ चर्चा करेंगे यूनिट 1 में। फिर आती है यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत लंबी चलती है, मतलब सीटेट के सिलेबस का डबल सिलेबस इस अकेले यूनिट में है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आप मान के चलो कि मोर देन 50% आपका सिलेबस, या 100 में से 50 नंबर आपके यहीं पे अटके हुए हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपकी 3rd यूनिट है लर्निंग एंड मोटिवेशन, है ना। लर्निंग एंड मोटिवेशन, सीखना और अभिप्रेरणा। लर्निंग में बहुत सारी थियरीज हैं, ये यूनिट भी काफी बड़ी है, ठीक। फिर आती है यूनिट 4 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, यानी व्यक्तित्व, बुद्धि, एडजस्टमेंट, समायोजन जिसको हम कह रहे हैं, ये सब हम व्यक्तिगत
मतभेद या अंतर में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, मतभेद नहीं, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट है जिसमें पूरी आपकी पर्सनैलिटी के टेस्ट, इंटेलिजेंस की थियरीज, इंटेलिजेंस के टेस्ट, ये सब आएंगे। फिर आती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई पेपर नहीं है चाहे वो DEET प्लस भी हो, कोई भी हो, जहां यहां से क्वेश्चन ना बनते हो। तो समावेशी शिक्षा क्या है, चाइल्ड, अभी इनको हम और डिटेल में समझेंगे। पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये है यूनिट 6, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। टीचिंग मेथड्स कौन से हैं, टीचिंग प्रोसेस कैसी होती है, एजुकेशन क्या है ना। अभी एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी जो लैटिन वर्ड है कुरेरे, इसका मीनिंग क्या है। ये आप अगर DEET प्लस में भी मेरे साथ जुड़े होंगे तो हमने डिस्कस किया था करिकुलम जब हम पढ़ रहे थे कि ये वर्ड से आया है कुरेरे वर्ड से। कुरेरे का मतलब क्या है, अ पाथवे या फिर टू रन। तो करिकुलम क्या है, एक आपको रनवे दे देता है जिसपे आप दौड़ सकते हैं। आपकी लर्निंग की या ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो करिकुलम में ही आ जाती हैं, सिलेबस भी करिकुलम का ही पार्ट है। तो कुरेरे का मतलब यहां पे सिंपल हो गया था टू रन। ये DEET प्लस भी का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं और ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये करिकुलम जो टॉपिक है आपका वो लगभग सब जगह पे इंक्लूडेड है। लेक्चर ऐप में ही चलेगा बिल्कुल अर्श, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यूनिट 6 है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीजें अभी मैं दिखाऊंगी। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन इंपॉर्टेंट। यूनिट 8 को अभी के लिए मैं इग्नोर करके चलूंगी, अगर लगा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है ना, तो हम इसको करेंगे। इसमें आइडियलिज्म, आपका नेचुरलिज्म, जो 4 इज्म है फिलॉसफी की है, वो इसमें आ जाते हैं। इसका एक और हिस्सा होता है जो एजुकेशन को लेके या कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो मैं यहीं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही करा दूंगी। तो यूनिट 8 की अभी आवश्यकता नहीं है, कल को अगर चीजें बदलती हैं तब हम इसको करेंगे। अदरवाइज यूनिट 8 को मैं अभी अवॉइड करके ही चलती हूँ क्योंकि पूछा जा नहीं रहा पेपर में, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि एक्स्ट्रा में मुझे आपको PhD नहीं करानी है ना, मैंने खुद भी नहीं किया अभी तक, तो मतलब इस सब्जेक्ट में हमको PhD करनी नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है। हमें सिलेबस की या पेपर की डिमांड के हिसाब से नौकरी जिससे हमें मिल जाए और हमारी समझ भी बन जाए पेडागोजी की, उतना पढ़ के चलना है। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं करने या कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आउट ऑफ मतलब काम का ही नहीं है, वो नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट 1 की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने के, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ये चीजें हम कवर करेंगे। ये दिखने में आपको छोटे लगेंगे, अच्छा एक फर्स्ट यूनिट में 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फिर इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, फिर वो सब मिलकर के एक साथ आपको नोट्स में अगले दिन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। इस बार के नोट्स में आपको मजा आने वाला है, मतलब नोट्स की मैंने टेंशन ही खत्म कर दिया। नहीं तो क्या होता था, मैं PPT वगैरह देती थी, उसमें आपको दिक्कत होती थी कि कहीं हिंदी लिखी है, कहीं इंग्लिश लिखी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कई लोगों को समस्या फिर भी रहती है, नोट्स को लेकर बड़े सेंटिमेंटल होते हैं हम लोग, है ना, पढ़ाई करते समय, मैं भी थी। तो इस बार आपको नोट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। वो एक तो बाइलिंगुअल उस तरह से बिल्कुल जिस भाषा में क्लास चल रही है उसी भाषा में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। आते हैं सेकंड यूनिट पे, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या है, बाल विकास में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायमेंशंस और प्रिंसिपल्स क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जो आप सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएंगी चीजें। रोल ऑफ हेरिडिटी, फिर सोशलाइजेशन जिससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जेंडर से क्वेश्चन जरूर आता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी से भी क्वेश्चन आने लगा है DEET प्लस बी में। इमोशंस, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, प्याजे वाइगोस्की से खूब क्वेश्चन आते हैं DEET प्लस बी में, ठीक है ना। कोलबर्ग, प्याजेस मॉरल डेवलपमेंट, ब्रूनर की थियरी, एरिक एरिक्सन की थियरी, फ्रॉइड से भी इवन अब क्वेश्चन घुमा के पूछने लगा है ना, कि ये अब सोशलाइजेशन पे, सामाजिकरण पे क्वेश्चन फ्रॉइड को जोड़ के पूछ रहा है। तो वहां जरूरी है कि आप अच्छे टीचर से पढ़ें, मतलब जिसने समय बिताया हो इसमें और जिसका समझ आपको आता हो, जिसमें स्किल हो, जो चीजों को कनेक्ट कर पाए, है ना। मेरा नेचर पर्सनली ये है, मतलब मैं इसमें अपनी तारीफ करूं तो पता नहीं कैसा लगेगा, बट ये सच है कि मेरी कोशिश ये रहती है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके डिस्कस किया जाए, ताकि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो, वहां पे आप वो कॉमन सेंस लगा सकें। नॉर्मल इंसान को क्या लगता है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या पढ़ाया नहीं गया जिसको बहुत अच्छे से, उसको लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जबकि वो किसी ना किसी थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है उस तरह से। तो ये भी जरूरी है। जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थियरी हम पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे, इसमें हम ब्रॉनफेन ब्रेनर भी पढ़ लेंगे। इसमें कई सारी थियरीज तो ऐसी हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो हम सिलेबस में करते हैं फिर भी, ठीक है ना। लर्निंग एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड, ये बताना आपको सिलेबस डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको एक पाथवे मिल जाए, एक आपको पता हो कि हाँ यार इस तरह से चीजें चलेंगी। नहीं तो ऐसी चीजें बहुत सारी होंगी जो यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी आपको हम कर रहे होंगे इन डिटेल, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो साथ में टॉपिक के याद आते जाते हैं और हम डिस्कस करते जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करने वाले, फिर लर्निंग की ये सारी थियरीज हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपका पैवलव का सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हम BF स्किनर की, ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर की बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, कनेक्शनिज्म है जिसमें हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है उन्हें, गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग है, कर्ट लेविन का सिद्धांत है। इसके अलावा बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियरी है, इस पर भी अभी तक भी DEET प्लस में खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है
इनडायरेक्टली पूछ ले लर्निंग से जोड़ के तो वो एक अलग है, बट डायरेक्ट थियरी से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंसाइटफुल लर्निंग जो आपका वो चिंपैंजी वाला जो सिद्धांत है आपका, कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये DEET+ भी नहीं इसको शुरू किया था कोल्ब की थियरी को पूछना 2017 या 18 में। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ज्ञाने को, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, इसमें और 1-2 थियरी जुड़ जाएंगी। तो आपकी लर्निंग थियरीज ही कम से कम 10 थियरीज जो है वो लर्निंग की हैं, 8 तो यहाँ मेंशन ही है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ये आपका चैप्टर 4 हो गया इसी यूनिट के अंदर। मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या है, इसके इंप्लीकेशन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। फिर आते हैं यूनिट 4 पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मीनिंग एंड टाइप, ये PDF आपको मिल जाएगा सिलेबस का, करियर वाले ऐप में आप जाएंगे, इसमें पेडागोजी स्पेशल में या DEET+ भी कंप्लीट बैच में आपको नोट्स के सेक्शन में CDP के अंदर जाके वहां ये आपको PDF मिल जाएगा। पहली क्लास सभी के लिए फ्री है, ये PDF भी सबके लिए फ्री होगा। मीनिंग एंड टाइप क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। पर्सनैलिटी टॉपिक, जो व्यक्तित्व, भी हम एक क्वेश्चन भी कर रहे थे, वो क्या है, व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत बताए हैं अलग अलग लोगों ने, वो पढ़ेंगे। इसमें हम फ्रॉइड को भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी के टेस्ट कौन से हैं, बुद्धि क्या है यानी इंटेलिजेंस, उसके टेस्ट कौन से हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। फिर आता है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN कह देते हैं। बैकवर्ड बच्चा कौन सा है, मेंटली रिटार्डेड कौन सा है, गिफ्टेड बच्चे को कैसे सिखाएंगे, क्रिएटिव को कैसे सिखाएंगे, डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बच्चे कौन से हैं, स्पेशली एबल्ड किसको कह रहे हैं हम। लर्निंग डिफिकल्टीज की अगर हम बात करें, जैसे इस बार DEET+ में पूछा हुआ था, जो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि फाइन मोटर स्किल्स में अगर दिक्कत है तो कौन सी दिक्कत है, तो डिस्प्रैक्सिया है। तो ऐसा नहीं है कि DEET+ में कोई भूत है जिसमें मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड हैं। एडजस्टमेंट एक टॉपिक है, समायोजन जिसको हम कहते हैं। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये यूनिट 6 आ गई आपकी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग क्या है, उसमें 2 डायमेंशनल होती है टीचिंग, द्विध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है, जो आपके जॉन डुई कह रहे हैं, है ना, कि आपकी 3 डायमेंशंस हैं उसमें। ट्राइपोलर जिसको हम कह रहे हैं, बाइपोलर है। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो उसके अंदर आएंगे आपके, प्ले वे से लेके दुनिया भर के मेथड्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से लेके किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट मेथड पे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं DEET+ में, कि परियोजना विधि जो WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ट किलपैट्रिक ने दी थी, प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, जॉन डुई के थॉट पे आधारित है, दुनिया भर की बातें हैं। NCF की अगर हम बात करें, NCF करेंगे, इवन 2023 वाला NCF भी करेंगे। CCE हो गया, एक्शन रिसर्च है, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो नई वाली भी है। लाइफ स्किल्स एक टॉपिक है जो सुपर टेट में भी पूछा जाता है, DEET+ में भी पूछा जाने लगा है। सारे अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, सबका सिलेबस सबमर्ज्ड है कहीं ना कहीं। एक क्वेश्चन, देखो सिंपल बात है, सिलेबस वही है। अगर देखा जाए सीटेट को अगर साइड कर दें तो उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सिलेबस वही है लगभग। बस सुपर टेट में अगर 30 नंबर या 20 नंबर पूछा जा रहा है तो वहां एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है 1 आ जाएगा मान लीजिए। यहां पे आपसे DEET+ भी जहां 100 नंबर का है तो हो सकता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन 4 आ जाए। तो टॉपिक तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, इसीलिए पेडागोजी स्पेशल इन डेप्थ चलता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉपिक ही छोड़ दें, है ना। तो टॉपिक तो सारे पढ़ने हैं, बस वो आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। जहां 100 नंबर का पूछा जा रहा है वहां 4 क्वेश्चन उस टॉपिक से, जहां 30 नंबर या 20 नंबर में पूछा जा रहा है उस टॉपिक से 1 क्वेश्चन, है ना। या कई बार एक भी नहीं आता, दूसरे से आ जाएगा, लेकिन पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा सब कुछ। तो वो सिंपल एक बात है। और एक बार आप पेडागोजी पढ़ के मस्त अपना प्रीवियस ईयर से तैयारी करते रह सकते हैं। एक बार बैच लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिलेबस चेंज हो गया जैसे KVS में हुआ था एक टाइम के बाद जाकर के, तो आप उस मोमेंट के लिए, वो 2 महीने के लिए वो बैच में एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज तो वही अपना जो रिवीजन है वो आपके काम आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, माइक्रो टीचिंग, जैसे माइक्रो टीचिंग पे भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था BK पासी पे, है ना, जो हम करते हैं हर बार। BK पासी की जो आपकी, या ड्वाइट W. एलन की जो टीचिंग स्किल्स इन्होंने बताई है, सूक्ष्म शिक्षण की जो साइकिल है प्रॉपर, इन सब पे हम बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इसमें डिटेल्स नहीं पुट की तो है, ये उसी यूनिट के अंदर तो आता है, लास्ट यूनिट में ही, लास्ट यूनिट के अंदर ही ये होना चाहिए। नहीं, यूनिट 7 हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, जिसमें और कई सारे कमीशंस हैं, जो आपका राधाकृष्णन कमीशन है, कोठारी आयोग की जो आपकी रिपोर्ट है, 1992 का लर्निंग विदाउट बर्डन है, वो सारे एक तरफ जाएंगे, है ना, जो अभी इसमें मैंने यूनिट में मेंशन नहीं कराए, शुरुआत में आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। यही कहानी आज के लिए। पूरी ओरिएंटेशन क्लास थी आपकी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी।